हाय हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग साइंस का फाउंडेशन बेस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में काम आने वाला है। जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टेट हो गया, पेट हो गया, बीपीएससी हो गया, इन सब में ये काम आने वाला है। हम लोग को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो हम लोग पूरा एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। जैसे एनसीईआरटी में चीजों को टॉपिक वाइज दिया गया है और जिस सीक्वेंस में दिया गया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी की किताब लेकर बैठना है साथ में। दूसरी बात, चीजों को हम पहले समझेंगे फिर उसकी नोट्स बनाएंगे, इसलिए आपके साथ एक कॉपी और एक कलम होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप चीजों को साथ में लिखते चलो। जब आप नोट्स खुद से बनाते हो ना, तो उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, उससे चीजें याद भी ज्यादा देर तक रहती हैं और उस पर हमारा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है। तो पूरी कोशिश किया करो कि आप पीडीएफ से ना पढ़ा करो, बल्कि खुद से नोट्स बनाया करो। जो खुद से बनाई गई नोट्स होती है ना, वो पीडीएफ से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। हम भी चाहे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसका उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा जितना ज्यादा बेनिफिट आपको खुद के नोट्स से मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पूरा जीव विज्ञान कवर करेंगे, फिर पूरा रसायन विज्ञान कवर करेंगे और फिर लास्ट में पूरा भौतिक विज्ञान कवर करेंगे। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जीव विज्ञान के पहले चैप्टर से, और जिसका नाम है कोशिका यानी कि सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कोशिका। चैप्टर का नाम है कोशिका यानी कि सेल। एनसीईआरटी इस चैप्टर की शुरुआत कैसे करती है? एनसीईआरटी इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे करती है कि एनसीईआरटी बताती है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था। यह नहीं बताती कोशिका क्या होता है, वो तो आप छोटी क्लास में पढ़ भी चुके हो कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई, ये सब आप चीजें पढ़ चुके हो, हम भी आगे पढ़ाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी इसकी शुरुआत करती है इसकी डिस्कवरी से, इसकी खोज से। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो सबसे पहले कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। आप देख सकते हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ये एनसीईआरटी ने यहां से शुरुआत किया है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको खोजा था। आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। थोड़ी इसकी कहानी सुन लेते हैं रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक ने खुद से, अपने आप से, मतलब अपने आप की हेल्प से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, और वो सूक्ष्मदर्शी लेकर के घूमा करते थे यहां वहां जंगलों में, कोशिका की खोज करते थे, ठीक है। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, पेड़ की छाल निकाला और पेड़ की छाल से एक कार्क नाम का पदार्थ निकाला। कार्क क्या होता है, जब उत्तक पढ़ाएंगे चैप्टर, आपको हम टिश्यू नाम का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कार्क क्या होता है। मरी हुई कोशिकाओं का एक परत होता है, डेड सेल की एक लेयर होता है, वहां पर पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी फिलहाल सिर्फ नाम जान लो, कार्क। क्या नाम है? कार्क। रॉबर्ट हुक ने पौधे की छाल से, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? रॉबर्ट हुक ने पौधे की छाल से कार्क नाम का एक पदार्थ निकाला और इस कार्क की पतली पतली स्लाइस बना ली, पतली पतली परत बना ली, और उस परत को अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो उसमें मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी। अब ये जो मधुमक्खी की छत्ता था, उसमें जो ये संरचनाएं दिख रही हैं, ये छोटे छोटे कमरे के जैसे दिखता था। ये जो दिख रहा ना आपको, ये छोटे छोटे कमरे के जैसा दिखता था। और कमरे को लैटिन भाषा में सेल कहते हैं, सेल। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने इसका नाम क्या दे दिया? सेल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका नाम सबसे पहले किसने दिया? तब भी आप लगाएंगे रॉबर्ट हुक ने। लेकिन मैंने भी बोला ना, आप खुद बताओ, खुद सोच के बताओ, ये जो पौधे की छाल है, ये जिंदा है कि मुर्दा? जीवित है कि मृत है? मृत है, डेड है। तो ये जब पौधे की छाल डेड है तो कार्क भी डेड होगा, और उसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो भी डेड होंगी। तो याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था ना, वो जिंदा नहीं थी, मुर्दा थी। जीवित नहीं थी, मृत थी। लिविंग नहीं थी, डेड थी। डेड सेल को खोजा था। तो मन में सवाल आता है कि फिर जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। आगे पढ़ाएंगे आपको, दो वैज्ञानिक के नाम यहां पे आप याद कर लेंगे। पहला रॉबर्ट हुक, दूसरा ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा था, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोजा था, ठीक है। पूरी कहानी समझ में आ गई। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से
कोशिका की खोज किया था, ठीक है, और कोशिका नाम भी दिया था। आप एनसीईआरटी में ये देख सकते हो, शुरुआत में ये सारी कहानी लिखी हुई है, हम भी पढ़ के सुना देते हैं। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित अपने से बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन कोष्ठकों को कोशिका कहा था, और सेल जो है ना वो लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो देखा आपने, सब चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं। हमको इतनी पूरी कहानी नहीं याद रखनी है, हमें सिर्फ इतना याद करना है। हम इसको कैसे नोट्स बनाएंगे, तो हम पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि कोशिका की खोज, साथ में आप भी लिखते जाएंगे, कोशिका की खोज एकदम आसान भाषा में पॉइंट वाइज लिखेंगे, चीजें हमको आसानी से याद हो जाएंगी। कोशिका की खोज सबसे पहले, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और बताओ ये कोशिका जिंदा थी कि मुर्दा थी? मुर्दा थी, मृत कोशिका थी। तो ये जो कोशिका थी ना वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, डेड सेल थी, डेड सेल थी। और किस ईयर में किया था? सन 1665 में किया था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर से कह रहे हैं, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। लेकिन ये कोशिका जीवित थी कि मृत थी? मृत थी। तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने। आप अपनी एनसीईआरटी में इनका नाम हिंदी में सही से देख लें, हो सकता है हमने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया हो तो हिंदी पे ना जाए, नाम मैं सही बोल रहा हूं, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो सकता है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। एनसीईआरटी में कहां दिया है, हम आपको दिखा सकते हैं चीजें। एनसीईआरटी में एक छोटा सा, ये देखिए, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहां पे एक जगह ऐसा मिलेगा, इसे भी जाने नाम से छोटा सा कॉलम बना हुआ, और देखो वहां पे ये लिखा है ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट बोलो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बताओ, 2 पॉइंट याद हुआ कि नहीं? पहला पॉइंट, मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस सन में किया? 1665 में। और किस पदार्थ से किया? कॉर्क से। पेड़ की छाल से कॉर्क निकाला, कॉर्क की पतली पतली परत काट ली, उस पतली पतली परत को माइक्रोस्कोप में देखा तो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी। उन संरचनाओं को, वो जो संरचनाएं हैं वो छोटे छोटे कमरों के जैसे दिखती थी। लैटिन भाषा में छोटे छोटे कमरों को सेल कहा जाता था, तो इसीलिए रॉबर्ट हुक ने उसका नाम रख दिया सेल। क्या नाम रख दिया? सेल। बोलो, पूरी कहानी समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। चलो, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो ध्यान से, आपको ये फोटो दिख रहा है, सुंदर लग रहा है? चलो ध्यान सुनना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं कोशिका के बारे में, जो कि सबको पहले से पता होगा और एनसीईआरटी में लिखा भी है। सुनो क्या, देखो आपको ये हाथी दिख रहा है, इस हाथी का शरीर किससे बना होगा? कोशिका से। शेर का शरीर किससे बना होगा? कोशिका से। हिरन का शरीर किससे बना होगा? कोशिका से। इस चिड़िया का शरीर किससे बना होगा? कोशिका से। खरगोश का शरीर किससे बना होगा? कोशिका से। इस मछली का शरीर किससे बना होगा? कोशिका से। सूरजमुखी के पौधे का, जो सूरजमुखी का पौधा है, इसका शरीर किससे बना होगा? कोशिका से। ये जो गुलाब का पेड़ दिख रहा है, इसका भी शरीर किससे बना होगा? कोशिका से। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में जितने भी जंतु हैं और इस दुनिया में जितने भी पौधे हैं, उन सब का शरीर की संरचना कौन बना रहा है? कोशिका बना रही है। इसीलिए कोशिका को बोलते हैं संरचनात्मक इकाई। सबने पढ़ा होगा, सबको पता होता है कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई। ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्यों बोलते हैं संरचनात्मक इकाई, वो शायद आपको समझ में आया होगा आज। इसलिए बोलते हैं संरचनात्मक इकाई क्योंकि सबकी संरचना बनाने का काम कोशिका कर रही है। दूसरी बात समझते हैं, ये हमारे शरीर के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग हैं। पहला है लीवर, दूसरा है हृदय, दिल। आपको पता है लीवर अगर एक दिन काम करना बंद कर दे तो हमारी कहानी खत्म, और हमारा हृदय, दिल धड़कना बंद कर दे तब भी हमारी कहानी खत्म। लेकिन आपको पता है कि लीवर काम तब कर पाता है जब इसकी कोशिकाएं काम करती हैं।
ये दिल काम तब कर पाता है जब इसकी कोशिकाएं काम करती हैं। अगर लीवर की कोशिकाएं काम करना बंद कर दें तो लीवर भी काम करना बंद कर देगा, उसका कार्य खत्म हो जाएगा, कार्य बंद हो जाएगा। तो लीवर की कोशिकाएं कार्य कर रही हैं तभी तो लीवर कार्य कर रहा है, और दिल की कोशिकाएं कार्य कर रही हैं तभी तो दिल कार्य कर रहा है। तो इसीलिए कोशिका को कार्यात्मक इकाई भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। संरचना बना रही थी तो संरचनात्मक इकाई, कार्य कर रही है तो कार्यात्मक इकाई है। देखो कितना बढ़िया सीक्वेंस है। कोशिका काम करती है तो अंग काम करता है, अंग काम करता है तो अंग तंत्र काम करता है, और अंग तंत्र काम करता है तो पूरा शरीर काम करता है। अभी जब टिश्यू पढ़ोगे तो आपको हम सीक्वेंस पढ़ाएंगे कि कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है शरीर। यानी सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनती है पूरी बॉडी। तो जब सेल काम करेगा तो टिश्यू काम करेगा, टिश्यू काम करेगा तो ऑर्गन काम करेगा, ऑर्गन काम करेगा तो ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, ऑर्गन सिस्टम काम करेगा तो बॉडी काम करेगी, और बॉडी काम करेगी तो समझ सकते हो आप। कहने का मतलब फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब कोशिकाएं काम करती हैं तभी हमारा लीवर काम करता है, जब दिल की कोशिकाएं काम करती है तभी हमारा दिल काम करता है। तो कोशिका के काम करने की वजह से ये कार्य कर रहे हैं, इसीलिए कोशिका को क्या बोलते हैं? कार्यात्मक इकाई है। देखो साइंस में चीजों को रटना नहीं है, केवल फैक्ट को याद किया जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा, अब इसमें क्या समझोगे? तो ये फैक्ट है, इसको तो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन जहां जहां कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक होता है। अगर हमें वो लॉजिक समझ में आ जाए तो हमें रटने की जरूरत ही नहीं है। और साइंस में फैक्ट 20% होता है, 80% तो कॉन्सेप्ट ही होता है। यानी विज्ञान को हमें 80% तो समझना है, मात्र 20% रटना है। होता उल्टा है, बच्चे 80% रट्टा मारते हैं, 20% समझते हैं। तो इस गलतफहमी को हटा दीजिए कि विज्ञान में रटना होता है, नहीं, रटना नहीं होता। विज्ञान में चीजों को समझना होता है। एक बार अगर लॉजिक समझ में आ गया तो चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो बताओ कोशिका कैसी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि सबकी संरचना वही बना रही है। कोशिका कैसी इकाई है? कार्यात्मक इकाई है। क्यों? क्योंकि ये कार्य कर रही है तभी वो अंग काम कर रहा है। और तीसरा पॉइंट फिर से वही बात है कि इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं और जितने भी पौधे हैं, सबके शरीर में एक चीज कॉमन है, वो होना ही होना है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले इस दुनिया में प्रोटोजोआ आए थे, सुना होगा ना। फिर पोरीफेरा आए थे, फिर सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटिहेल्मिन्थिस, फिर एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। फिर कार्डेटा में भी फिर मछलियां आई, पिसेस, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर एविज, फिर मैमल्स आए थे। पूरा एक सीक्वेंस है। इस धरती पे जानवरों के आने का, विकास के क्रम का पूरा एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले दुनिया में सबसे सिंपल जानवर आए थे जिनको प्रोटोजोआ कहते थे। फिर उनसे थोड़ा जटिल जानवर आए जिसको पोरीफेरा नाम दिया, उस फाइलम का नाम पोरीफेरा दिया, उन जानवर के समूहों का नाम पोरीफेरा दिया। फिर उनसे थोड़ा जटिल जानवर आए जिनको हमने सिलेंट्रेटा नाम दिया। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे सिंपल जीव यानी कि प्रोटोजोआ से लेकर सबसे जटिल जीव यानी कि हम लोग मैमल्स, स्तनधारी जिसको बोलते हैं, सबसे सिंपल जीव से लेकर सबसे जटिल जीव तक चले जाओ। ऐसे ही पौधों में इस दुनिया में सबसे सिंपल जो प्लांट आए उनको हम लोग शैवाल कहते हैं, एल्गी। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट आया, फिर जिम्नोस्पर्म आया, फिर एंजियोस्पर्म आया। सबसे सिंपल किसको बोलते हैं? शैवाल को। और सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म को। देखो परेशान मत हो, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि इस दुनिया में जितने भी जंतु हैं और इस दुनिया में जितने भी पौधे हैं उन सब में एक चीज कॉमन है और वो है कोशिका। कोशिका सब में पाई जाती है, और जो चीज सब में पाई जाती है उसको बोलते हैं ये चीज फंडामेंटल है, ये चीज मूलभूत है। इतना तो होना ही चाहिए, इसीलिए कोशिका को मूलभूत इकाई भी कहते हैं। तो आज तक आपने जिस चीज को रट्टा मारा था, कोशिका संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, मूलभूत इकाई है, वो आज आपको समझ में आया होगा कि क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। सबकी संरचना बनाती है ना कोशिका, इसलिए संरचनात्मक इकाई है। कोशिका काम करती है तभी अंग काम करता है, इसलिए क्रियात्मक इकाई है।
और ये कोशिका सब में कॉमन है, सब में पाई जाती है, इसलिए इसको मूलभूत इकाई कहते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट, नोट्स का दूसरा पॉइंट यही है कि कोशिका संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई है। तो चलिए लिखते हैं इसको। 2 पॉइंट हो गए थे, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है कोशिका शॉर्ट में लिख दे रहे हैं संरचनात्मक। साथ साथ आप नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत फायदा करेगा, चीजें याद भी होंगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। अगर सिर्फ ऐसे सिंपल वीडियो देखते चले जाओगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर आप साथ में नोट्स लेके बैठो और जैसे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे समझो और जैसे जैसे हम लिखा रहे हैं वैसे लिखो, तो 100% गारंटी दे रहे हैं कि आपको चीजें बहुत जल्दी याद होंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई रहेगा। बाकी आपकी इच्छा, बात मानो चाहे ना मानो। तो कोशिका जीवन की कैसी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो हम इंग्लिश में बोल देते हैं, कहो तो लिख भी देते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट है। इंग्लिश में इसलिए कम लिखते हैं क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वनडे वाले, मैक्सिमम बच्चों को मैंने जो देखा वो हिंदी मीडियम से ही आते हैं, तो हमारी मजबूरी है शुद्ध हिंदी में पढ़ाना। हालांकि शुद्ध हिंदी में पढ़ाने हमें खुद दिक्कत होती है ना, हम खुद सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाते हैं, लेकिन ठीक है आप एडजस्ट कर लेना। स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्रियात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। और तीसरा है मूलभूत, फंडामेंटल, मूलभूत इकाई है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि कोशिका को क्यों बोलते हैं संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई और मूलभूत इकाई। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सुनो ध्यान से, कोशिका की संख्या के आधार पे इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, कोशिका की संख्या के आधार पे उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक वे जीव जंतु जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, पूरे जीवन भर उनके अंदर एक ही कोशिका रहेगी, उसी से उनको खाना पीना, चलना, सांस लेना सब कुछ करना होगा, जीवन के सारे कार्यक्रम उनको एक ही कोशिका से करना है। तो ऐसे जीव को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और एक वो जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है कोशिका की संख्या के आधार पर कितनी कैटेगरी में बांटा गया जीवों को? 2 कैटेगरी में। एक है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। देखो बायोलॉजी में बहुत सारी जो परिभाषा है वो तो नाम से ही याद हो जाती है, और बायोलॉजी के पूरे साइंस की बात कर रहे हैं। अभी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो देखना बहुत सारे ऐसे नाम है ना जिनकी परिभाषा तो उनके नाम में छुपी होती है। जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब ही क्या होता है? विरोध। जो धारा के बहने का विरोध करे वही प्रतिरोध है। समझ पा रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं विज्ञान में जिनकी परिभाषा वो खुद बता रहा है। जैसे एक कोशिकीय जीव, अब इसकी परिभाषा मतलब गधाई बच्चा होगा जिसको इसकी परिभाषा नहीं याद होगी। एक कोशिकीय जीव मतलब ऐसा जीव जिसके शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है, और बहु माने ढेर सारा, तो बहुकोशिकीय जीव मतलब ऐसा जीव जिसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये तो याद करने वाली चीज है नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा रहता है ना वो इसके उदाहरण से पूछा रहता है कि उन जीवों का नाम बताओ जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। और हमारे एनसीईआरटी में 4 नाम दिए गए हैं,
और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तो भूल कर भी नहीं भूलना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो देखना, जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो सीधे एनसीईआरटी के पॉइंट से पूछे गए, एनसीईआरटी की लाइनों से पूछे गए। अभी हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल हम एक कोष की जीव के कौन कौन से एग्जाम्पल वो देख लेते हैं जरा। तो एक कोष की जीव में आपको 4 एग्जाम्पल याद करना है। पहला है अमीबा, ये एनसीईआरटी में दिया है, हम दिखा देंगे एनसीईआरटी में कहां दिया है। दूसरा है पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा पैरा, इसी का भाई है, इसी के खानदान का है। अमीबा का जो खानदान है उसका नाम है प्रोटोजोआ, और पैरामीशियम का जो खानदान है उसका नाम भी है प्रोटोजोआ। खानदान को बायोलॉजी की भाषा में फाइलम कहते हैं, और देहाती भाषा में हम इसको खानदान कह देते हैं। खानदान से जल्दी चीजें याद हो जाती है ना, इसलिए। तो अमीबा जिस खानदान का है उसी खानदान का पैरामीशियम में है, और इसके खानदान को क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ। और खानदान को बायोलॉजी की भाषा में फाइलम कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए अमीबा का फाइलम बताओ, हिंदी में संघ बोलते हैं, संघ। अमीबा किस संघ का है, प्रोटोजोआ का। पैरामीशियम में किस संघ का है, प्रोटोजोआ का। आसान भाषा में कहें तो अमीबा किस खानदान का है, प्रोटोजोआ का। पैरामीशियम भी किस खानदान का है, प्रोटोजोआ का। तीसरा बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु का नाम तो आपने सुना ही होगा, सारी बीमारियों का कारण तो यही है। और एक शैवाल है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। एनसीईआरटी में कहा दिया है, पहले आपको दिखा देते हैं। पहले इनका फोटो देख लो, ये है अमीबा। कितनी कोशिका आपको दिख रही है, एक ही कोशिका है, और वो भी हर पल अपना रंग बदलती रहती है। कमाल है ना, भगवान ने एक ही कोशिका दी और वो भी अपना रंग जब देखो तब बदलता रहता है। पैरामीशियम, हाँ गनीमत है, इसका जो शेप होता है, इसका जो आकार होता है फिक्स होता है, इसका आकार फिक्स नहीं होता। कभी इस तरह दिखाई देगा, कभी किसी और तरह दिखाई देगा, कभी इसके इस तरह के 3-4 पैर, इसको पैर बोलते हैं, सूडोपोडिया, है ना। सूडोपोडिया इसको अंग्रेजी में कहते हैं, झूठे पैर कहते हैं। और ये पैर जो होते हैं बनते बिगड़ते रहते हैं। तो कभी 3 पैर दिखाई देगा, कभी 4 पैर दिखाई देगा, कभी 6 पैर दिखाई देगा, कभी 8 पैर दिखाई देगा। अपना शेप बदलता रहता है, अपना आकार बदलता रहता है। पैरामीशियम का आकार बदलता नहीं है, ये चप्पल के जैसा दिखाई देता है। दिख रहा होगा चप्पल, चप्पल नहीं देखा, सैंडल देखा होगा तो सैंडल जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो अमीबा के शरीर में कितनी कोशिका है, 1। पैरामीशियम के शरीर में कितनी कोशिका है, 1। यह है बैक्टीरिया, इसके शरीर में कितनी कोशिका आपको दिख रही है, 1। इसके शरीर में कितनी कोशिका दिख रही है, 1 कोशिका। इसके शरीर में 1 कोशिका। ये चप्पल जैसा दिख रहा है, 1 कोशिका। ये है क्लेमाइडोमोनास, ऐसा लग रहा है 2 सींग निकली हुई है इस तरह से, है ना। शैवाल है, हरा रंग दिख रहा है ना, हरे रंग का शैवाल होता है क्लेमाइडोमोनास। तो ये 4 जानवरों का नाम, मतलब 4 जीवों का नाम याद रखना। कौन कौन से बोलो, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और क्लेमाइडोमोनास। एनसीईआरटी में कहा दिया, हम दिखा देते हैं। आप चाहो तो एनसीईआरटी निकाल लो और हाईलाइट भी कर लो, देखो ये दिखा है अमीबा, क्लेमिडोमोनास। अब क्लेमाइडो, मैं तो क्लेमाइडो याद करता हूं ना। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सब के सब क्या है, 1 कोश की जीव है। कैसे हैं, 1 कोश की जीव है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां से पूछा गया, ध्यान रखना। अब आते हैं बहुकोश की जीव। तो एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिया बहुकोश की जीव का। एनसीईआरटी कहती है कि जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं और जो भी कवक होते हैं, ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स और ऑल फंजाई, एनिमल, प्लांट और फंजाई, जंतु, पौधे और कवक, ये बहुत सारी कोशिकाओं, इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको बहुकोश की जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही प्रॉपर, हाँ हो रही है। इनको बहुकोश की जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुकोश की जीव। तो हम तो ये बोलेंगे, इसको मत रट्टा मारो, इसको रट्टा मार लो। देखो एग्जाम में तो ऑप्शन आएगा और आपको टिक मारना होगा। तो ये 4 होते हैं 1 कोश की, बाकी जो भी ऑप्शन दिया हो मार दो बहुकोश की, सिंपल है। नहीं तो याद कर लो दोनों क्या आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो है नहीं, 3 ही है। समझ गए। तो बताओ 1 कोश की जीव का नाम बताओ फटाफट फटाफट। अमीबा, इसका नाम बोलो पैरामीशियम, इसका नाम बोलो बैक्टीरिया, इसका नाम बोलो क्लेमाइडोमोनास। और इसके अलावा जितने भी जंतु होते हैं, देखो ढेर सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं आपको, बहुत सारी कोशिकाओं से इसका शरीर बना हुआ है। तो जितने भी जंतु होते हैं वो सब बहुकोशिकीय होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं वो सब बहुकोशिकीय होते हैं। और कवक का नाम सुना होगा ना, फंजाई का नाम सुना होगा। गांव में इसको फफूंदी बोलते हैं, फफूंदी कहते हैं, फफूंदी लग गया। देखा होगा ना, अगर ब्रेड को
ब्रेड पे थोड़ा सा पानी डाल दो, नमी आ जाए, उसको अंधेरे कमरे में फेंक दो, 3-4 दिन बाद देखना काला पड़ जाएगा। तो कहते हैं ना इसमें फफूंदी लग गई है। फफूंदी को ही बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? कवक। तो जो फफूंदी होता है उसमें भी ढेर सारी कोशिकाएं होती है, तो वो भी बहुकोशिकीय होता है। तो एनिमल, प्लांट और फंजाई यानी कि जंतु, पौधा और कवक, ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? बहुकोशिकीय की कैटेगरी में आते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया, ध्यान सुनेंगे। देखो अभी आपने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, एक बार जरा फटाफट रिवाइज करते हैं, शुरू से लेके यहां तक फटाफट रिवाइज करते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जिस कोशिका खोजा था वो कोशिका मृत कोशिका थी। तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस सन में किया था? 1665 में किया था। ठीक है। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि सबकी संरचना यही बनाती है। क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि ये काम करते तभी अंग काम करता है। मूलभूत इकाई है, क्योंकि ये सब में पाया जाता है। वो चाहे दुनिया का कोई भी जानवर हो, चाहे दुनिया का कोई भी पौधा हो, सब में कोशिका पाई जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मूलभूत इकाई है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को कितनी कैटेगरी में बांट दिया गया है? 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अगर तुम्हारे जीवन में एक ही कोशिका है तो उसको एक कोश की जीव बोलेंगे, और बहुत सारी कोशिकाओं से तुम्हारा शरीर बना हुआ है तो उसको बहुकोश की जीव बोलेंगे। परिभाषा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो एक कोश की जीव का एग्जाम्पल कौन कौन हो गया? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया। और बहुकोशिकीय में कौन आ गया? जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं और जितने भी कवक हैं, यानी कि जंतु, पौधा और कवक, ये किस में आ गया? बहुकोशिकीय में आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब सुनो ध्यान से। जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, और जो पौधे की कोशिका है जिसको बोलते हैं पादप कोशिका, इनमें 3 चीज कॉमन है। 3 चीजें कॉमन है। 3 चीजें क्या है? कॉमन। कॉमन समझते हो ना? दोनों में पाई जाती हैं। सुनो क्या क्या है। जंतु कोशिका की बाउंड्री, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पादप कोशिका में भी होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पादप कोशिका में भी होती है। देखो एक बात याद रखना, जंतु कोशिका की बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन पौधे की कोशिका की बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। क्लास वर्क नहीं है, सेल वॉल है, कोशिका भित्ति। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है? है। क्या इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है? है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन हो गया। दूसरा सुनो, जंतु कोशिका में कोशिका का दिमाग, कोशिका का मालिक होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। पादप कोशिका में भी कोशिका का दिमाग यानी कोशिका का मालिक होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी कॉमन हो गया। हमें हमारा टारगेट क्या है? हम वो चीजें देख रहे हैं जो दोनों में कॉमन होती है। तो बताओ पहला कॉमन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में पाया जाता है। दूसरा कॉमन क्या है? न्यूक्लियस, दोनों में पाया जाता है। तीसरा सुनो, इस कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर पानी जैसा द्रव पाया जाता है। कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। पौधे की कोशिका के अंदर भी यही पानी जैसा द्रव पाया जाता है, इसको भी बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। मैंने बोला था ना कि नाम ही परिभाषा है, कोशिका द्रव। अरे आसानी से याद कर लो, द्रव्य द्रव, कोशिका का द्रव, कोशिका द्रव्य। हालांकि कोशिका द्रव नहीं होता, कोशिका द्रव्य होता है। एक तो हमारी हिंदी खतरनाक है, अब सीबीएसई बोर्ड पढ़ाते हैं तो हिंदी तो खतरनाक होगी ही, अंग्रेजी एकदम सही बता रहे हैं आपको। साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे इसको? साइटोप्लाज्म, हिंदी में कोशिका द्रव्य। तो अब आपको समझ में आ गया कि वो कौन सी 3 चीजें जो दोनों में कॉमन होती है। हाँ, अब समझ में आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है, न्यूक्लियस दोनों में कॉमन है, और साइटोप्लाज्म दोनों में कॉमन है। ये 3 चीजें
जो दोनों में कॉमन होती है, और ये एनसीईआरटी में दिया है, हाईलाइट करके दिया है। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको ये लाइन मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा अगला पॉइंट था कि जंतु और पौधे में कौन सी 3 चीजें कॉमन होती हैं। तो हम इसको लिखाएंगे नहीं, आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। हम बोल दे रहे हैं जंतु और पौधे की कोशिका में 3 चीजें कॉमन होती हैं। पहला, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। दूसरा, दोनों में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तीसरा, दोनों में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर? यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं एनसीईआरटी के टेबल पे, जिसमें 6 वैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है और उन वैज्ञानिकों ने क्या योगदान दिया था कोशिका की खोज में, वो दिया हुआ है। तो आइए एक एक करके इनका योगदान पढ़ते हैं। पहले इनका नाम पढ़ते हैं, फिर इनका योगदान पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं भैया रॉबर्ट हुक पे। दोनों जुड़वा भाई लग रहे हैं यार, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक। जुड़वा लग रहे हैं तो देखने में, जुड़वा है नहीं। चलो आओ, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था पहले ही बता चुके हैं। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। क्वेश्चन पूछा रहेगा कि रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका खोजा था? मृत कोशिका की खोज किया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। यह सब एनसीईआरटी में लिखा है, अभी आपको हम दिखा देंगे। तो ये हमारा अगला पॉइंट है, ध्यान रखना अपने नोट्स में, इसको अगला पॉइंट बना के लिखना। रॉबर्ट हुक लिखना, डैश करके मृत कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक डैश करके मृत कोशिका की खोज। फिर ल्यूवेनहॉक डैश करके जीवित कोशिका की खोज। आते हैं, हालांकि ये 2 साइंटिस्ट हैं, स्लाइडेन और स्वान, अलग अलग देश के अलग अलग साइंटिस्ट थे, लेकिन एक ही चीज पे काम किया था। इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया था जो कि बहुत फेमस हुआ था, और जिसका नाम था कोशिका सिद्धांत। अंग्रेजी में बोलते हैं सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। तो बहुत फेमस सवाल पूछा रहा था कि स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था, या ऐसे पूछता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। वो बताया था कि इस दुनिया में जितने भी जंतु और जितने भी पौधे हैं, सबका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। हेलो, ये कौन सी बड़ी बात आपने बता दी है, तुमको पहले से पता है कि कोशिका संरचनात्मक इकाई है, तो सबकी संरचना तो यही बनाएगा ना। लेकिन ये दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रूव करके दिखाया था, इसलिए इनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है जीव विज्ञान के इतिहास में। ठीक है, तो 3 वैज्ञानिकों का नाम, हालांकि 4 हो गए, लेकिन हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, जोड़ा बना के एक ही मैंने मान लिया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? मृत कोशिका की खोज किया। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज किया। स्लाइडेन स्वान ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत दिया। ये लो भैया, विर्को, इनका नाम है विर्को। इनका कंट्रीब्यूशन, इनका योगदान बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट, और अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। विर्को ने यह बताया था, देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई कोशिका बनी है, एक कोशिका बन गई, तो फिर नई कोशिका भी तो बनेगी। जैसे मान लो कोई कोशिका है, वो मर गई, तो जो चीज मर गई है तो उसके बाद फिर नई कोशिका भी तो बनेगी। तो सवाल है कि नई कोशिका कैसे बनती है? तो ये विर्को थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि नई कोशिका हमेशा अपने पहले उपस्थित कोशिका से ही बनती। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो ये कोशिका थी, तो ये मरने से पहले ही 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, यानी नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे कोशिका विभाजन, तो बताएंगे कि एक कोशिका से 2 का बनना या एक कोशिका से 4 कोशिका का बनना, इसको हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। और ये कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। अगर 1 का 2 बने, यानी 1 से 2 बने तो बनते समसूत्री विभाजन, और 1 से 4 बने तो उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कुल मिला के कोशिका विभाजन का मतलब होता है अपनी संख्या को बढ़ाना। तो सवाल यही है कि नई कोशिका कैसे बनी है? अपने पूर्ववर्ती, यानी पहले से जो उपस्थित थी, अंग्रेजी में बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल बनती है, यानी कि पहले से उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिका बनती है। और यह बात सबसे पहले किसने बताया था? विर्को ने बताया था। हालांकि इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, 9th में दिया नहीं है, 11th की बायोलॉजी में दिया है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या ना मतलब स्टेटमेंट ही ऐसा है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। जिन बच्चों ने 11th में बायोलॉजी लिया होगा उन्होंने ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा, और ये डायरेक्ट ऐसे ही एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? विर्को ने दिया था। और ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब ये होता है कि न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। क्लियर हो गया? अगले साइंटिस्ट पे आते हैं, इनका तो नाम ही उड़ गया है, रॉबर्ट ब्राउन है शायद, ये
मतलब छुप गया नाम, हाँ रॉबर्ट ब्राउन ही है, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा इन्होंने क्या किया, इनका नाम लिखा कि नहीं लिखा, विर्को, और विर्को में लिखेंगे डैश करके, क्या बताया इन्होंने, नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक की खोज किया था, केंद्रक की खोज किया था, बताया था ना कोशिका का ये मालिक है, कोशिका का दिमाग है, बिना न्यूक्लियस के गाइडेंस के, बिना न्यूक्लियस के ऑर्डर से कोशिका कोई भी काम नहीं करती है। तो मालिक कौन हुआ कोशिका का, केंद्रक। और अगले हैं पुरकिंजे, और इन्होंने नाम दिया था जीव द्रव्य, जीव द्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य क्या होता है, तो सुनो ध्यान से, एक लाइन में समझ लो, कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। दोनों को मिला दे तो इसको जीव द्रव्य कहा जाता है। वीडियो काफी बड़ी तो नहीं हो रही यार, 35 मिनट हुआ, ज्यादा बड़ी तो भी नहीं हुई है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर जो द्रव उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर जो द्रव उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव, और दोनों को मिला दे तो क्या बोलते हैं, जीव द्रव। और जीव द्रव्य नाम किसने दिया था, पुरकिंजे ने। तो बताओ एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक डैश करके मृत कोश का खोज किया था, ल्यूवेनहॉक डैश करके जीवित कोश का खोज किया था, स्लाइडेनस्वान डैश करके कोशिका से ध्यान दिया था और बताया था कि जितने भी जंतु, जितने भी पौधे, सबका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। अगले हैं विर्को, विर्को ने बताया था कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका यानी पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती है। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि बताया गया था, केंद्र की खोज किया था, और इन्होंने जीवद्रव्य नाम दिया था। और ये सब चीजें जो मैंने अभी पढ़ाया है ना, ये सब एनसीईआरटी के एक छोटे से टेबल में दिया हुआ है। आप चाहो तो पढ़ लो, मैं पढ़ के फटाफट दिखा देता हूं आपको। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया, तो उसने कोशिका को कार की पतली काट में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया, पुरकिंजे ने जीवद्रव्य नाम दिया था, स्लाइडेनस्वान ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था, विर्को ने बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, और खत्म, कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तक आपने नोट्स बना लिया, चीजें समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं कोशिका टॉपिक के लास्ट पॉइंट के बारे में पढ़ने। हालांकि इसके बाद एक पॉइंट और है, सुनो ध्यान से। इस दुनिया में जितनी भी कोशिकाएं हैं, क्या सब एक जैसी होती है? नहीं, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग शेप की होती है। देखो अमीबा, अमीबा का शेप अलग है, ये न्यूरॉन है, हमारे मस्तिष्क की कोशिका जिसको न्यूरॉन कहते हैं, इसका शेप अलग है। ये हमारे खून में पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाएं जिसको रेड ब्लड कॉर्पसल या आरबीसी कहते हैं, इसका शेप देखो अलग है। और ये देखो, ये हमारे मसल मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं, इनका शेप अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में अगर देखो ना, तो आरबीसी का शेप अलग, मसल सेल का शेप अलग, जो दिल की कोशिकाएं हैं उनका शेप अलग है। और भी देख लो, और 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 ये देखो स्पर्म, इसका शेप अलग है। ओवा, इसका शेप अलग है। हड्डी की कोशिका जिसको ऑस्टियोसाइट, अस्थि कोशिकाएं बोलते हैं, इसका शेप अलग है। और ये वसा को इकट्ठा करने वाली कोशिकाएं जिसको वसा कोशिकाएं, फैट सेल, एडिपोसाइट कहते हैं, इनका शेप अलग है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अलग अलग कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है, और एनसीईआरटी में यह पॉइंट दिया है, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि अलग अलग कोशिकाओं का आकार अलग अलग क्यों होता है। जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि इनका काम अलग अलग होता है। आप ढूंढना कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया होगा कि अलग अलग कार्य होने की वजह से इनका आकार, इनका शेप अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देखो, अमीबा का काम क्या है? पानी में तैरना और भोजन को पकड़ना। लेकिन न्यूरॉन का काम क्या है? मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। मान लो हमने इस हाथ में पिन चुभोया तो मैसेज तुरंत जाता है ब्रेन तक। मान लो आप क्लास में बैठे हो, पड़ोसी ने पिन चुभोया तो दिमाग ऑर्डर देता है, मार एक घंटा बनना के, मारते फटाक से उसको 1 घंटा। तो मैसेज आया और यहां से वापस मैसेज गया कि करना क्या है। तो इसका काम क्या है? मैसेज को ले आना और ले जाना, सूचना का संचार करना, परिवहन करना। तो अमीबा का काम अलग है, न्यूरॉन का काम अलग है। आरबीसी देखो, आरबीसी का काम तो गधे वाला है। गधा क्या करता है? गधे, खच्चर देखा गांव में, खच्चर के ऊपर जो चीज लाद दो उसी को लेकर चल देता है। उसके ऊपर ईटा लाद दो, ईटा लेकर चल देगा, बालू लाद दो, बालू लेकर चल देगा। समझ पा रहे हो? ढोने का काम है। आरबीसी भी गधे का काम करती है, खच्चर का काम करती है। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है वहां पर ऑक्सीजन को पकड़ लेती है और ढोने लगती है, और जहां पर CO2 ज्यादा मिलती है वहां पर CO2 को पकड़ लेती है और ढोने लगती है। कहने का मतलब यह है
कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करती है, और ढोना है तो स्पीड आपकी ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए भगवान ने देखो इसको गोल गोल बना दिया ताकि आराम से खून की नलिकाओं में ये तेजी से चलता रहे। आपने देखा होगा टायर, देखा है टायर, टायर का शेप गोल गोल है, तभी तो उसको रोड पे जब ऐसे दौड़ाते हैं तो बहुत तेज भागता है। अगर उसी को घन के आकार का बना देते तो क्या उतना तेज चल पाता? नहीं चल पाता। तो जैसे टायर का जैसा शेप होता है वैसे आरबीसी का शेप है, जैसे टायर स्पीड से चलता है रोड पे वैसे आरबीसी भी चलती है स्पीड से रोड पे। तो आरबीसी की ये जो शेप है वो क्यों ऐसा भगवान ने बनाया है? क्योंकि इसका काम है ढोना, और जल्दी जल्दी ढोना, और जल्दी जल्दी ढोने के लिए जल्दी जल्दी चलना जरूरी है, और जल्दी जल्दी चलने के लिए इसका शेप अगर गोल गोल होगा तभी जल्दी जल्दी चलेगा। अगर इसी को बना देते चपटा या मतलब घन का क्यूब से बना देते तो शायद ना चल पाता। ठीक है, यहां आ जाओ। ये मांसपेशी की कोशिकाएं हैं, स्पिंडल शेप होती हैं, इनका काम होता है सिकुड़ना और फैलना। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये स्पर्म है, ये देखो स्पर्म है, भगवान ने इसमें पूंछ लगा दिया क्योंकि इसका काम भी है तैरना, इसको बहुत दूर तक तैर के जाना होता है और ओवा से मिलना होता है, अंडे से मिलना होता है। ये अंडा है जिसको ओवा कहते हैं, और जब स्पर्म और ओवा दोनों जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जाइगोट बनता है जिसको युग्मनज कहते हैं। और वही जाइगोट फिर उसमें कई बार विभाजन होता है तो बहुत सारी अवस्थाएं बनती है जिसको बोलते हैं मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। आपके सिलेबस में नहीं है, मत जानो। अभी सिर्फ इतना जानो कि स्पर्म और ओवा जब मिल जाते हैं, दोनों का फ्यूजन जब हो जाता है तो युग्मनज बनता है। 9 महीने बाद यही बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोचो अगर इसकी पूंछ ही ना होती तो ये तैर के अंडे के पास कैसे पहुंचता? तो भगवान ने इसको पूंछ क्यों दिया? क्योंकि तुम्हें अंडे के पास जाना है। और अंडे को पूंछ क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुमको चुपचाप बैठे रहना है। कहने का मतलब यह है कि शेप अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनका काम अलग अलग है। अब कहानी समझ में आ गई? तो अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग शेप होता है क्योंकि उनका काम अलग अलग होता है। तो यह हमारा अगला पॉइंट है और इसको हम लोग लिख लेंगे। अगला पॉइंट अपने नोट्स में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? अलग 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 कोशिकाओं, अलग अलग कोशिकाओं का शेप। शेप समझते हो ना? हिंदी में क्या बोलते हैं जी? आकृति। हाँ, आकृति। अलग अलग कोशिकाओं का शेप अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि इनका कार्य अलग अलग होता है, इनका फंक्शन, इनका कार्य अलग अलग होता है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा अमीबा का काम बताओ, स्पर्म का काम बताओ, ओवा का काम बताओ, न्यूरॉन का काम बताओ, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, हम आपको दिखाएंगे अभी पीवाईक्यू। इस लाइन पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है कि अलग अलग कोशिकाओं का आकार अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उनका काम अलग अलग होता है। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया अभी कि अमीबा का शेप भगवान ने उस तरह क्यों बनाया है, क्योंकि उसको पानी में तैरना है, अपना शेप बदलना है और भोजन को पकड़ना है। छोटा भोजन तो छोटा सूडोपोडिया बनता है, बड़ा भोजन तो पूरा बड़ा सूडोपोडिया बनता है। स्पर्म को भगवान ने पूंछ क्यों दी? क्योंकि इसको तैर के अंडे के पास जाना होता है। और अंडे को पूंछ क्यों नहीं दी? क्योंकि चुपचाप उसको बैठना होता है। न्यूरॉन को इतना लंबा क्यों बनाया भगवान ने? क्योंकि इसको मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है, इसीलिए उसको तार के जैसे लंबा बना दिया, वायर जैसा स्ट्रक्चर दे दिया न्यूरॉन को। कहानी समझ में आ गई? तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है कोशिका का, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पे तो बहुत ही ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइज ऑफ सेल, कोशिका के आकार पे पीवाईक्यू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सब बच्चों को याद भी होता है, ऐसा नहीं कि याद नहीं होता, ये सबको याद होता है। देखो यहां से 2 सवाल पूछा जाता है, कोशिका की साइज पे 2 सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या है पहले आपको बता देते हैं। 2 टाइप क्वेश्चन, 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल यह पूछा जाता है कि एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम का मतलब इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं, जितने भी जंतु हैं, पूरा जंतुओं का संसार है, उनमें 3 सवाल। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका,
सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट। अंग्रेजी को मारो गोली, हिंदी में सुनो। सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन है? फिर पूछता है कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका, फिर वही सवाल, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका कौन है? सवाल वही है, लोकेशन चेंज कर दिया। एक बार पूछता है एनिमल वर्ल्ड में बताओ, एक बार पूछता है ह्यूमन बॉडी में बताओ। तो सुनो ध्यान से, पहले आते हैं हम लोग जंतुओं के संसार में, एनिमल वर्ल्ड में। इस दुनिया में जितने भी जंतु पाए जाते हैं, अगर उनमें देखें तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। हिंदी में लिख दें, चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं, माइकोप्लाज्मा। पता नहीं कैसे लिखते हैं माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा, ये है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है पूरे जंतुओं में। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका एक ही है, न्यूरॉन, एक ही है, न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। तो आओ जरा इसको लिख लें अपने नोट्स में, कि लिख लोगे अपने से, लिख लेना। सबसे छोटी कोशिका में क्या लिखोगे, बोलो? माइकोप्लाज्मा। कैसे लिखते हैं प्लाज्मा यार, लिख लेना माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका हिंदी में बोलते हैं। अब आते हैं अपने शरीर में, ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। अभी मैंने बताया तो भगवान ने इसको पूछ दिया है, तैर के जाना है और कहां जाना है? अंडे के पास जाना है। सबसे बड़ी कोशिका एग सेल, अंडा बोलते हैं हिंदी में। और सबसे लंबी कोशिका वही है न्यूरॉन। तो आओ जरा अपने नोट्स पे आते हैं और यहां भी लिख लेते हैं। तो अब यहां लिखेंगे नहीं, जगह नहीं दिख रही हमको, आप लिख लेना। सबसे छोटी कोशिका बताओ, चलो लिख देते हैं, स्पर्म, शुक्राणु हिंदी में बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका एग, अंडाणु हिंदी में बोलते हैं। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। और इस तरह से कोशिका नाम का टॉपिक खत्म होता है। अब मैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद उससे जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सॉल्व कराते हैं। तो आप एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए, तब तक हम पानी पी के आते हैं और आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। चलिए फटाफट रिवाइज करिए, 2 मिनट में आते हैं। हेलो हेलो, हाँ, उम्मीद है आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं। और
कॉपी लेके बैठ जाइए, बैठे ही हो गए आप, है ना। और हम क्वेश्चन बोलेंगे और आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है, जानबूझ के नहीं बनाया है, वरना आप देखते रह जाओगे। हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे और आपको ध्यान से सुनना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, और कमेंट में ये बताना है कि आपके कितने आंसर सही निकले हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी देखना, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है। अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है। पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है अस्थि, तीसरा ऑप्शन है तंतु, और चौथा ऑप्शन है उत्तक। बताओ क्या जवाब होगा, बोलो। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है। अभी मैंने बोला था ना, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है और मूलभूत इकाई है। तो मूलभूत इकाई यानी कि मूल इकाई कौन होती है, कोशिका, ठीक है। आते हैं दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे माना जाता है। देखा कितना सिंपल सवाल पूछा गया। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है ये, और इसके पहले जो मैंने पूछा था वो आरआरबी एलपी 2024 का क्वेश्चन था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दो दो कौड़ी के सवाल पूछे रहते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो 2 कौड़ी के आते हैं एग्जाम में, ये पक्का बता रहे हैं आपको। बस चीज क्या है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, नोट्स प्रॉपर अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सवाल फिर से सुन लेते हैं, जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे माना जाता है। जरूरत ही नहीं ऑप्शन देने की, आपको पहले से पता है कोशिका को ही कहा जाता है। ऑप्शन सुन सकते हो, कोशिका, अंग, उत्तक या तंत्र। जवाब होगा वेरी गुड, कोशिका। तीसरा सवाल, किस वैज्ञानिक ने, ध्यान से सुनना, बहुत मैंने बोला था ना, एक वैज्ञानिक का नाम मैंने बोला था पढ़ाते समय कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर का। ध्यान से सुनना, किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया था। किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया था। कथन सुनो, स्टेटमेंट सुनो क्या है। सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। याद आया, वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ये बोला था कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यस, कौन, चलो ऑप्शन दे देते हैं। पहला है रुडोल्फ विर्चो, दूसरा है पुरकिंजे, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा है रॉबर्ट हुक। बताओ किसने दिया था, विर्चो ने दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने यह बोला था कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पुरकिंजे ने क्या बोला था, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था, और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरी पढ़ाते समय छूट गया था, मिस हो गया था ये पॉइंट मेरे दिमाग से, इसलिए इसको आप क्वेश्चन के माध्यम से ये पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले सवाल सुन लेते हैं। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता। ये नहीं पूछ रहा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, खुद बता दिया क्वेश्चन में कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता, तो ध्यान से सुन लो, बता देते हैं। जो कोशिका सिद्धांत होना, इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं, इस दुनिया में जितने भी पौधे हैं, उन सब पर कोशिका सिद्धांत लागू होता है। इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं, इस दुनिया में जितने भी पौधे हैं, उन सब पर कोशिका सिद्धांत लागू होता है। एक है वायरस जिस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि जो वायरस होता है वो जिंदा नहीं होता, मरा हुआ होता है, डेड होता है। वो हमारे कोशिका के अंदर जब घुसता है तब एक्टिव हो जाता है। वो हमारे कोशिका की मशीनरी का इस्तेमाल करता है और अपना काम करता है। वैसे तो निर्जीव होता है, कोशिका के अंदर घुसने के बाद सजीव बन जाता है। तो वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो वही सवाल था कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीवों पर लागू नहीं होता। पहला, विषाणुओं पर, जंतुओं पर, शैवालों पर, कवकों पर। मैंने बोला ना, सब पर लागू होता है, सिर्फ वायरस पे लागू नहीं होता, विषाणु पे लागू नहीं होता। तो आंसर होगा फर्स्ट, विषाणु पे लागू नहीं होता। अगला सवाल, कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सी बात सही है, पढ़ लेते हैं जरा। पहला स्टेटमेंट सुनेंगे, कोशिका सिद्धांत कवक पर लागू नहीं होता। अरे ये तो गलत है, कवक पर तो लागू होता है। दूसरा, कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता, विषाणु पर लागू नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, विषाणु पर लागू नहीं होता, बाकी सब पर लागू होता है। तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, कोशिका सिद्धांत
शैवाल पर लागू नहीं होता। गलत है, शैवाल पर लागू होता है, एल्गी पर तो लागू होता है। मैंने बोला ना, जितने भी जानवर, जितने भी पौधे हैं, उन सब पर लागू होता है, सिर्फ वायरस पर लागू नहीं होता। और चौथा पॉइंट है, चौथा ऑप्शन है, कोशिका सिद्धांत रोगाणुओं पर लागू नहीं होता। रोगाणु जिसको पैथोजन कहा जाता है, माइक्रोब्स कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फंजाई जो है ना, फंजाई वो भी रोग पैदा करता है, वो भी रोगाणु होता है, लेकिन फंजाई पर लागू होता है, सिर्फ वायरस पर लागू नहीं होता। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? वायरस यानी कि विषाणु पर लागू नहीं होता। आते हैं अगले सवाल पे। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? एएलपी 2024 का क्वेश्चन है ये, कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो मैंने बताया था कि जो पुरकिंजे है उसने प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य नाम दिया था। और जीव द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य, दोनों को मिला दे तो कहलाता है जीव द्रव्य। उसी को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म, अब देखो आप कहोगे सर अंग्रेजी ना बताया करो, तो देखो क्वेश्चन में ही प्रोटोप्लाज्म दिया है, जीव द्रव्य नाम ही नहीं दिया, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो जीव द्रव्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। ऑप्शन है पहला विर्को, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, रॉबर्ट हुक। तो जवाब होगा पुरकिंजे, क्योंकि विर्को ने बताया था कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किया था, पुरकिंजे ने प्रोटो, पी से पुरकिंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म, ऐसे याद कर लो, पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, और रॉबर्ट हुक तो पता ही है मृत कोशिका की खोज किए थे। अगला सवाल बहुत दुई कौड़ी घड़िया सवाल है, और आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया 2024 में। सोचो क्वेश्चन है, वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं? हद है यार एक कोशिका जिसके शरीर में होगी उसको क्या बोलेंगे? चार ऑप्शन भी सुन लो, एक कोश की, बहुकोश की, एकल, या फिर एक लिंगी। हद है यार, एक कोश की बोलेंगे भाई, जिसके शरीर में एक कोशिका होगी उसको एक कोश की बोलेंगे, जिसके शरीर में बहुत सारी कोशिका होगी उसको बहुकोश की बोलेंगे। एकल मत लगा देना कि सिंगल बोलते हैं उसको। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया ना, एक कोश की और बहुकोश की। अगला सवाल एएलपी 2024 का क्वेश्चन है, एक कोश की जीव की पहचान। मैंने बोला था ना, जब मैं एक कोश की जीव के एग्जाम्पल पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि ध्यान से पढ़ना, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। और देखो क्वेश्चन पूछा गया है एएलपी 2024 में कि एक कोश की जीव कौन है, पहचानो। चार ऑप्शन दिया है, अमीबा, समुद्री शैवाल, जोक, और दिया है लीवर फ्लूक। तो याद करो कौन कौन से एक कोश की चार मैंने बताया था, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया। तो सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन अमीबा। अगला सवाल है, एक एकल कोशिका निम्नलिखित सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है सिवाय। अच्छा सवाल है, रेलवे टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना, फिर से सवाल सुन लेना। एक एकल कोशिका है, मतलब एक अकेली कोशिका है, और वो चार ऑप्शन दिया है और बताना है कि किसमें पूरे जीव का निर्माण कर सकती है। कहने का मतलब कि एक ही शरीर, एक ही कोशिका पूरा बॉडी का काम कर रही है, पूरा शरीर का काम कर रही है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है और उसी कोशिका से वो सारा काम निपटाता है? मैंने बोला था ना, खाना पीना, चलना, सांस लेना, सब कुछ एक ही कोशिका से करता है, यानी उसका पूरा शरीर ही उसकी एक कोशिका है। ऑप्शन सुन लो, पहला है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है अमीबा, तीसरा है राइजोपस, और चौथा है बैक्टीरिया। क्वेश्चन फिर से सुन लेना, एक एकल कोशिका निम्नलिखित सभी में एक जीव का निर्माण कर सकती है सिवाय, सिवाय का मतलब उसको छोड़ के। ऑप्शन सुनो, पहला है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में एक ही कोशिका पाई जाती है और पूरा जीव का काम करता है। अमीबा एक ही कोशिका पाई जाती है, पूरा बॉडी का काम करता है। बैक्टीरिया एक ही कोशिका पाई जाती है उसके जीवन में और वही पूरी बॉडी का काम करती है। लेकिन राइजोपस, राइजोपस तो एक कवक है, और कवक की शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? राइजोपस। राइजोपस ही वो जीव है जिसमें एक कोशिका नहीं पाई जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण करती हैं। सवाल समझ में आ गया? अगले सवाल पे आते हैं। सिंपल सवाल है, ग्रुप डी का सवाल 2022 का, कि कौन एक कोश की जीव है। चार ऑप्शन दिया है और आपको बताना इसमें से कौन एक कोश की जीव है। पहला है जू, जू आपको पता है मैंने कहा दुनिया में जितने भी जानवर होते हैं बहुकोश की होते हैं, तो यहीं से गड़बड़ हो गया। दूसरा है पैरामीशियम, हाँ पैरामीशियम तो एक कोश की है, अमीबा खानदान का है पैरामीशियम। ब्रेड फफूंद, ब्रेड फफूंद तो कवक है, वो तो बहुकोश की है। और चौथा अमरबेल, अमरबेल देखा होगा पेड़ों पे पीले पीली संरचनाएं दिखाई देती है, जिस पेड़ पे होता है उस पेड़ को सुखा देता है,
तो अमर बेल जो होता है वो भी बहुकोशिकीय होता है, याद रहेगा। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय, आंसर क्या जाएगा पैरामीशियम। अगला सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? याद करो, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन सुन लो। पहला है न्यूरॉन, दूसरा है लाल रक्त कोशिका, तीसरा है मांसपेशी कोशिका और चौथा है अंडाणु। तो आपको याद है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पे आते हैं, कोशिका के, हाँ ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ये लाइन लिखा था ना, अलग अलग कोशिका का शेप अलग अलग होता है क्योंकि उसका काम अलग अलग होता है। मैंने बोला भी था इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। और सुनो क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी 2025 का सवाल है ये। कोशिका के आकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोशिका के आकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट, बहुकोश की जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है, बहुत बढ़िया। दूसरा, कोशिका का आकार नाभिकों की संख्या पर निर्भर करता है, बहुत बढ़िया। तीसरा, सभी जीवों में सभी कोशिकाएं एक ही आकार की होती है। और चौथा, कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, न कि जीव के आकार से संबंधित होता है। याद आया कुछ? हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, चींटी का शरीर बहुत छोटा है। हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, मछली का शरीर बहुत छोटा है, लेकिन जितनी बड़ी कोशिका हाथी की होती है उतनी बड़ी कोशिका मछली की भी होती है। पता है आपको? नहीं पता तो जान लो। कोशिका का जो आकार है वो शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता, कार्य के आकार, कार्य पर निर्भर करता। अलग अलग काम होगा तो अलग अलग आकार होगा, अलग अलग शेप होगा। तो चौथा ऑप्शन सही है कि कोशिका का आकार उसके काम से संबंधित होता है, उसके कार्य से संबंधित होता है। क्लियर हो गया? जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे कोशिका टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने सारे करा दिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी आपके क्वेश्चन सही होंगे, सही हुए हैं, वो कमेंट में आप लिख सकते हो कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। और जो भी डाउट है वो कमेंट में आप लिख सकते हो। जब अगली वीडियो हम बनाएंगे तो सारे डाउट भी हम उसमें सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, है ना, पसंद आई होगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।